स्वीडन से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। इस साल 1 जून से स्वीडन में आला तालीम याफ्ता लोगों के आने के दरवाज़े खोल दिए गए हैं। वो यहाँ पे आके जॉब तलाश कर सकते हैं या अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इस हवाले से स्वीडन की हुकूमत ने जो नई स्कीम शुरू की है उसको टैलेंट वीज़े का नाम दिया गया है। पहले ये नहीं था और इसी साल 1 जून से इसका जो है वो इत्तलाक हुआ है। इस हवाले से एक वीडियो आपने इस चैनल पे देखी है जिसमें इस बारे में तफसील से बताया गया था। इसके बाद बहुत से सवालात जो है वो आप लोगों ने पूछे हैं कि इसके लिए कौन कौन सी शराइत हैं, इसका दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार क्या है, दरख्वास्त का फॉर्म कहाँ से मिलेगा और दरख्वास्त जो है वो कहाँ भिजवानी है, क्या एम्बेसी भिजवानी है या माइग्रेशन बोर्ड को भिजवानी है, और इसके अलावा बाकी जो है इसकी शराइत वगैरह क्या हैं। तो उन तमाम सवालात की रोशनी में और यहाँ जो स्वीडन का इदारा माइग्रेशन बोर्ड जो इस सारे प्रोसीजर को जो है वो कंट्रोल करता है या वीज़े इशू करता है, उनकी जो वेबसाइट से मुसद्दका इंफॉर्मेशन है वो आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ, जिसमें आपको पूरी तफसील से इल्म हो जाएगा। और जो लोग इस स्कीम के तहत स्वीडन आना चाहते हैं, यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाई करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद ये तमाम जो है वो प्रोसीजर कर सकते हैं। तो ये जो स्कीम यहाँ पे इस साल 1 जून से शुरू की गई है, ये 21 अप्रैल को स्वीडन की जो पार्लियामेंट है उसने ये मंजूरी दी थी। और ये बुनियादी तौर पर इस वक्त जो हुक्मरान स्वीडन की सियासी जमात सोशल डेमोक्रेट्स है, इनका लिबरल पार्टी और सेंटर पार्टी के साथ मुआहदा हुआ था और उसके बाद उन्होंने ये इस स्कीम का जो है वो इजरा किया है। अब इसके लिए जो 6 शराइत हैं जिसके तहत आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस टैलेंट वीज़ा के लिए। तो ये होगा कि ये इस गरज से है कि आप यहाँ पे स्वीडन में आके अपना या तो कारोबार शुरू कर सकते हैं या यहाँ पे आके आप जॉब तलाश कर सकते हैं, और जब आपको जॉब मिल जाएगा तो फिर आपको उसके लिए वीज़ा मिल जाएगा यहाँ पे रहने के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि एक लिहाज से आला तालीम याफ्ता लोगों के लिए ये आसानी है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सेमेस्टर की फ़ी पे करना पड़े और उसके अलावा 1 साल यहाँ पे रहना पड़े, अपने अखराजात करने पड़ें, तो उसके लिए ख़ासी रकम की ज़रूरत होती है। और उसके बाद भी फिर आपने यहाँ पे जॉब तलाश करना है। अगर कोई लकी है तो मास्टर्स डिग्री करके उसको प्रोफेशनल जॉब मिल जाए तो वो एक अलग बात है। इस स्कीम के तहत मैं समझता हूँ कि जो लोग आना चाहें उनके लिए काफ़ी आसानी है, लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत भी करना होगी और जो है वो इस तमाम अगर तरीक़ाकार को अगर आप देखेंगे तो फिर आपको सारी समझ आ जाएगी। तो जो 6 शराइत हैं, सबसे पहली जो शर्त है इस टैलेंट वीज़ा की एप्लीकेशन देने के लिए कि आपके पास कम से कम मास्टर लेवल की डिग्री होनी चाहिए। वो कहते हैं जी कि मास्टर क्रेडिट जो है वो 60 पॉइंट जो स्वीडन का है या 120 पॉइंट्स जो यहाँ की डिग्री होती है मास्टर्स की क्रेडिट की, या वहाँ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री एमफिल की या पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। आपके पास मास्टर्स लेवल की कम से कम तालीम होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री से कम वाले लोग जो हैं वो इसमें नहीं आ सकेंगे। अलबत्ता जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ होती हैं जैसे बी फार्मेसी की होती है, वेटनरी साइंसेस की है, एग्रीकल्चर डिग्री है या डेंटल सर्जरी की, एमबीबीएस की, ये सारी डिग्रीज़ जो हैं हमारे यहाँ वहाँ वो मास्टर लेवल की काउंट होती हैं क्योंकि इनका दौरानिया जो है वो ज़्यादा होता है। तो और इनके जो पॉइंट्स है वो भी यहाँ पे जो है वो बन जाते हैं। जैसे अपने जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उनकी मुसद्दका नकूल आपने एप्लीकेशन के साथ लगानी है और उसमें आपके ट्रांसक्रिप्ट्स होने चाहिए, आपने कौन कौन से कोर्सेज़ पढ़े हैं वो पूरी तफसील हो, ताकि यहाँ की जो हायर एजेंसी है वो अगर आपकी वो डिग्रीज़ देखे तो उनको वो समझ आ जाए। जितना आप बेहतर काम करेंगे इतना आपके लिए आसानी होगी। अगर आपकी वो डिग्रीज़ जो हैं वो होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में या स्वीडिश लैंग्वेज में या जर्मन में या फ्रेंच में, या जो नॉर्डिक ममालिक की कोई भी लैंग्वेज है जैसे डैनिश है, नॉर्वेजियन है, फिनलैंड की ज़बान है, ये चल जाएंगी। अगर
इनके अलावा किसी और ज़बान में आपकी डिग्रीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू में है, हिंदी में है, फ़ारसी में है, तो आपको उनकी ट्रांसलेशन करवानी है किसी मुसद्दक़ा ट्रांसलेटर से, और फिर उसकी आपने नकल साथ लगानी है। लेकिन अमूमी तौर पर डिग्रीज़ जो हैं वो इंग्लिश में होती हैं, तो इसके लिए आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आपकी डिग्रीज़ हो जाएंगी। दूसरी शर्त उसके लिए ये है कि आपने ये जो एप्लीकेशन आपने देनी है, इसके साथ ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ की जो स्वीडिश काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन है, इनको आपने जो इजाज़त देनी है कि आपकी तमाम डिग्री को वो चेक कर सकते हैं, एवेल्यूएट कर सकते हैं, और उनको पूरी अथॉरिटी है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को देने की। तो ये है उसकी दूसरी शर्त। तीसरी शर्त ये है कि यहाँ पर रहने के लिए ये जो वीज़ा मिलेगा ये 3 महीने से 9 महीने तक है। ये वीज़ा ऑफिसर की मर्ज़ी है, या आप जो प्लान देंगे इस पे बारे में आगे मैं बात करता हूँ, इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना वीज़ा देता है। तो उसके लिए आपके तमाम अखराजात आपने ख़ुद उठाने हैं अगर आपने यहाँ पे रहना है। कई लोग पूछते हैं कि हम फैमिलीज़ को भी लेके साथ आ सकते हैं। बेहतर तो ये होगा कि अकेला आदमी आए, ज़ाहिर अखराजात ज़्यादा होंगे, यहाँ पे सेटलमेंट के लिए उसको भाग दौड़ करना पड़ेगी। लेकिन अगर आप ज़ाहिर फैमिली या बच्चों को लेके आएंगे तो आपके अखराजात जो है वो बढ़ते जाएंगे, आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे लगाई हुई है जिसमें वो मिनिमम एक्सपेंसेस वो बताते हैं कि कितने कितने स्वीडन में रहने के लिए होने चाहिए। तो बुनियादी तौर पे ये है कि 13,000 स्वीडिश क्राउन जो है वो आपका 1 महीने का ख़र्चा है। तो अगर आपको वीज़ा फॉर एग्ज़ाम्पल 9 महीने के लिए मिलता है तो आपके पास 1,17,000 स्वीडिश क्राउन जो है होने चाहिए, या 12,000 यूरो। तो ये है इसकी तीसरी शर्त, आपके पास ये पैसे होने चाहिए। ये आपने उनको बैंक स्टेटमेंट देनी है, आपने बताना है ओके मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, और मैं अगर मुझे आप वीज़ा देंगे मैं आप पे बोझ नहीं बनूंगा, मैं अपने अखराजात खुद उठा सकूंगा, मैं वहाँ पे रह सकूंगा, मैं किसी किस्म की भी स्वीडन की स्टेट से माली मदद या उनसे कोई भी तावन नहीं लूँगा। तो ये होगी इसकी तीसरी शर्त। चौथी शर्त ये है कि आपको आपके पास मुकम्मल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। या अब आप वहाँ अपने मुल्क में पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी मुल्क से अगर आ रहे हैं तो वहाँ पे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो भी आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो है वो कहाँ से आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे। वो हेल्थ इंश्योरेंस आपको मुकम्मल तौर पे जितना अरसा आपने रहना है वो कवर करेगी, जिसमें एमरजेंसी में अगर आपको किसी वजह से अस्पताल जाना पड़े, या आम अगर आपको कोई बीमारी हो गई है, या आपके दांतों के इलाज के लिए आपको जाना है, यानी आपने स्वीडन की स्टेट से हेल्थ के लिए किसी किस्म की कोई मदद नहीं लेनी। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आपकी वो तमाम चीज़ों को कवर करे। तो ये आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। नंबर 5, आपके पास जो है वो पूरा प्लान होना चाहिए। ये फॉर्म में भी आप देखेंगे उस पर लिखा है कि आपका मंसूबा क्या, आपने क्या करना है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। आप उसमें लिख दें, बहुत तफसील लिखने की ज़रूरत नहीं। आप कह दें, आप ये कह सकते हैं जी मेरे पास जो है वो आईटी की डिग्री है, या मेरे पास जो है वो इंजीनियरिंग की डिग्री है, मेरे पास इस तरह की और कोई मास्टर डिग्री है, मैं वहाँ पे जाके जॉब तलाश कर सकता हूँ, और वहाँ पे जॉब की जो है वो डिमांड्स है, तो वो समझ जाएंगे। या आप कह सकते हैं कि मेरे पास मास्टर डिग्री है लेकिन मैं वहाँ पे बिज़नेस कर सकता हूँ, और मेरे ज़हन में फ़लाँ बिज़नेस प्लान्स हैं और मैं ये करूँगा। तो वो थोड़ा सा वीज़ा ऑफिसर को ये आपने बताना है कि आपका प्लान है क्या। तो आपका मंसूबा जो है ये आपका 5वीं शर्त है। और छठी शर्त है वो ये है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जितना अरसा आपने वहाँ पे रहना है, यानी कम से कम 1 साल के लिए वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। ये तो थी 6 शराइत इस टैलेंट वीज़ा के अप्लाई करने के लिए। और ये आप देखते हैं कि ये इनका माइग्रेशन बोर्ड की वेबसाइट पे इनका फॉर्म मौजूद है। माइग्रेशन बोर्ड की वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म डाउनलोड करके फ़िल कर सकते हैं। सादा सिंपल फॉर्म है, किसी के पास, किसी एजेंट के पास जाके पैसे देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आगे के दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार क्या है, एप्लीकेशन आप कहाँ देंगे। तो एप्लीकेशन आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क में जो स्वीडिश एम्बेसी या आपका करीबी जो स्वीडिश कौंसलेट है, आपने पहले उससे रब्ता करना है। आपने उनको कहना है जी कि मुझे इल्म हुआ है कि स्वीडन ने ये टैलेंट वीज़ा देने का जो है वो स्कीम शुरू की है, और मैं इसमें आता हूँ, और मुझे जो है वो इस हवाले से आप टाइम दें और मुझे आप बताएं कि मैं कैसे एप्लीकेशन दे सकता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म तो आप माइग्रेशन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपने उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है और आपने वहाँ पे जाके अपनी जो है वो एप्लीकेशन उनको देनी है।
और इसके बाद फिर आपने एप्लीकेशन के साथ फ़ी भी देनी है। ये फ़ी आपको जो मुतलका एम्बेसी है वो बताएगी कि आपकी कितनी एप्लीकेशन फ़ी है। तो अगर वो आपको आपकी एप्लीकेशन आपको टाइम दे देते हैं, आप अपनी वहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं, वीज़ा ऑफिसर जो है उसको चेक करता है, यहाँ की हायर एजुकेशन एजेंसी अगर आपकी वो डिग्री से सेटिस्फाइड है, सारा प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद फिर आपको जो है वो रेजिडेंस परमिट कार्ड मिल जाएगा 3 से 9 महीने के लिए। अगर यहाँ पे किसी को वीज़ा 13 माह या उससे ज़्यादा मिले तो फिर उसके पास स्वीडन का पर्सनल नंबर होता है, लेकिन इन लोगों के पास कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, क्योंकि ये 1 साल से 13 माह से कम दौरानिए का वीज़ा है। अब आपको रेजिडेंस परमिट जो है कार्ड मिल गया है इस महदूद मुद्दत के लिए। अब आप स्वीडन आ गए हैं। स्वीडन आके यहाँ पे अब 2 आपके लिए रास्ते हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने काम तलाश करना है, तो उनको आते ही जो है वो अपने कॉन्टेक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बल्कि पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेट के ज़रिए, अपने दोस्तों के ज़रिए, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके मुताबिक जो है वो आप कोशिश करें। यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, आईटी के लोग हैं, हेल्थ शोबा में काम करने वाले लोग हैं, इनके लिए इम्कानात हैं। आईटी और इंजीनियरिंग वगैरह में तो स्वीडिश लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए आपको आसानी है, लेकिन बाकी में ज़ाहिर लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। थोड़ी बहुत आप वहाँ से सीखनी शुरू कर दें और आते यहाँ भी इंटेंसिव कोर्स वगैरह लेके आप लैंग्वेज भी इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आप बोलने के काबिल हो सकें। तो आप जो है वो अपना काम तलाश कर। अब यहाँ पे माइग्रेशन बोर्ड के एक ज़िम्मेदार उन्होंने कहा जी कि कानूनी तौर पे तो ये है कि आपके पास आला तालीम मास्टर लेवल की डिग्री होनी चाहिए और ज़ाहिर आप उस तरह से जॉब यहाँ पे तलाश करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद अगर आप उससे कम काबिलियत का जॉब भी कोई ले लेते हैं, अगर कोई मास्टर्स डिग्री वाला यहाँ पे आता है, लेकिन अगर आके फॉर एग्जाम्पल उसको रेस्टोरेंट में वर्क परमिट मिल जाता है, किसी वर्कशॉप में उसको वर्क परमिट मिल जाता है, किसी तामीराती शोबे में, तो वो भी चल जाएगा। आके यहाँ पे आपको वर्क परमिट मिल जाए, आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद वर्क परमिट मिल जाएगा। और आपको पता है वर्क परमिट के नए कानून आ गए हैं, जो आपने वीडियो देखी होगी 1 जून से, कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए। तो जब वो आप भेज देंगे माइग्रेशन बोर्ड को, वो अप्रूव करेगा, तो तब आप जो है वो काम में आ सकेंगे। और ये कोशिश करनी है कि आपका ये जो वीज़ा एक्सपायर होना है इसके अंदर अंदर सारा हो जाए। तो ये हो जाएगा वो लोग जो जॉब तलाश करेंगे। दूसरा है वो लोग जिन्होंने अपना कारोबार शुरू करना है, तो उनके लिए थोड़ी आसानी है। वो आएँ यहाँ पे आते ही अपना सिस्टम सारा देख के, और वो माइग्रेशन बोर्ड को एप्लीकेशन देंगे कि मैं बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, और अपने आप को जो है वो सेल्फ़ एम्प्लॉय के तौर पे उसमें जो है वो शो करेंगे, और उसके लिए वो रेजिडेंस परमिट की दरख्वास्त देंगे। और आप एप्लीकेशन भेजने के बाद अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। कारोबार शुरू करने के लिए आपको माइग्रेशन बोर्ड के फ़ैसले की इंतज़ार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें ज़रा थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन अगर आप अपना कारोबार शुरू कर लेंगे तो उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्कान है कि आप स्वीडन के जो है वो यहाँ पे रह सकेंगे, अपना कारोबार शुरू करेंगे, और फिर बाद में जो है वो परमानेंट रेजिडेंस और सिटीज़न बन सकेंगे। ये पूरी जो है वो प्लान है। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा मंसूबा स्वीडन ने अब शुरू किया है। बहुत अरसा पहले ऐसी कोई स्कीम नहीं थी, लोगों के पास रास्ते नहीं थे, और ये हुनरमंद लोगों के लिए, तालीम याफ्ता लोगों के लिए, जो अपनी दुनिया अब बनाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है। ये पहले डेनमार्क ने ग्रीन कार्ड के तहत ये स्कीम शुरू की थी, और बहुत से लोग वहाँ पे सेटल हुए हैं और अब भी वहाँ पे रह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको किसी मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हो तो माइग्रेशन बोर्ड की वेबसाइट है, वहाँ पे चले जाएं, वहाँ से ले लें, मतलब एम्बेसी से रब्ता करें, और जो है वो आप कोशिश करें। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने इन नेक मकासद में जो है वो कामयाब करे, और मेरे लिए, मेरे अहले खाना के लिए जो है वो अपनी दुआएं जो हैं उनमें ज़रूर हमें याद रखें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और कामयाबियाँ दे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।